किसी ने क्या खूब कहा है, ज्ञानी वह है जो वर्तमान को ठीक से समझकर परिस्थिति के अनुसार आचरण करे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आया हूं। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की मोटिवेशनल स्टोरी का शीर्षक है अच्छी बातें समझकर अमल करें। तो आइए सुनते हैं स्टोरी। बहुत समय पहले एक जंगल में बहुत सारे तोते रहा करते थे। दोस्तों, वह जंगल इसीलिए मशहूर था क्योंकि वहां पर बहुत सारे तोते थे। सभी लोग बोलते थे कि इस जंगल में सबसे ज्यादा तोते हैं। लेकिन कुछ समय गुजरा, उसके बाद वहां पर एक शिकारी आया। उस शिकारी ने तोतों को पकड़ना शुरू किया। अब जब उस शिकारी ने तोतों को पकड़ना शुरू किया तो तोतों की गिनती में कमी आने लगी और वहां पर तोते दिन के दिन कम होते गए। यह देखकर जो तोतों का सरदार था, उसको बहुत चिंता होने लगी। उसने सोचा, अगर शिकारी इस तरह से हमारे साथियों को पकड़ेगा तो हमारी गिनती में दिन के दिन कमी आती जाएगी और उसके बाद हम विलुप्त हो जाएंगे। उसके बाद कोई भी तोता नहीं रहेगा। तो क्या करना चाहिए? वह एक पास के गांव में जहां एक साधु रहते थे, उनके पास गया। उन साधुओं में एक साधु ऐसे थे जो ऐसी ज्ञान की बातें किया करते थे जो अचूक होती थी। वह तोता उस साधु के पास गया। वहां पर अपनी सारी की सारी समस्याएं उन साधुओं को बताई। साधु ने एक चीज बताई। उन्होंने कहा, जाकर अपने सभी साथियों को यह बात बताना और वह लोग समझेंगे तो उसका फल उन्हें मिलेगा। वह बात थी, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। अब वह तोता इस बात को याद करता हुआ उड़ गया और अपने सारे साथियों को बुलाया, जंगल में इकट्ठा किया और बोला, मेरी बात को सभी ध्यान से सुनना। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। उसके बाद तोते ने सभी से पूछा, क्या मेरी बात को सुना? अब उसको दोहराओ मेरे साथ। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। अब सभी तोते ने यह बात सुन ली और इसको दोहराने लगे। रोज, हमेशा खाते पीते, पेड़ पर बैठते उड़ते, हर वक्त वह लोग इस बात को दोहराने लगे, बार बार इसे बोलने लगे। एक दिन शिकारी आया। सारे के सारे तोते पेड़ पर बैठे हुए थे और सभी तोते जोर जोर से बोलने लगे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। अब शिकारी ने यह सुना। शिकारी ने सोचा कि इन सबको यह बात पता है, इसका मतलब मैं शिकार नहीं कर पाऊंगा, तो आज मैं शिकार नहीं करूंगा, अगले दिन आऊंगा। अब शिकारी अगले दिन आया। दोबारा उसने जाल बिछाया। उसके बाद दोबारा से सभी तोते ने यही आवाज लगाई, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। शिकारी बहुत परेशान हो गया। शिकारी को बहुत परेशानी होने लगी। पहले सभी तोतों को परेशानी होती थी क्योंकि उनकी जाति खत्म होने वाली थी। अब शिकारी को परेशानी यह थी कि अगर वह काम नहीं करेगा, अगर वह तोतों को नहीं पकड़ेगा और वह शहर में जाकर नहीं बेचेगा तो खाना कहाँ से खाएगा। उस शिकारी के रोजी रोटी का यही बस एक तरीका था। अब उस शिकारी ने ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। रोज आता, तोते बोलते और वह वापस चला जाता। अब शिकारी बहुत कठिनाई में था, बहुत परेशान हो गया। उसके बाद वह भी उस साधु के पास गया। साधु से पूछा, महाराज मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। सभी तोतों को यह पता है कि मैं जाल बिछाऊंगा, दाना डालूंगा और फंसेंगे नहीं, तो मैं क्या करूं महाराज। अब साधु ने बोला, तुम अपना काम करो, वह तोते अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना काम करते जाओ। यहाँ पर परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। जाओ और जाकर जाल बिछाओ, दाना डालो। अब फंसे या न फंसे, यह उनका काम है। अब वह शिकारी गया, उसने ऐसा ही किया जैसे साधु ने बोला। लेकिन सभी तोते जोर जोर से बोलने लगे शिकारी को देखकर, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत।
शिकारी ने जाल बिछाया, दाना भी डाला और सारे के सारे तोते आकर उस जाल में बैठ गए और दाना खाने लगे। शिकारी ने उन सभी तोतों को पकड़ लिया। अब उस शिकारी के पास सारे तोते आ गए, लेकिन शिकारी मन में थोड़ा घबराया हुआ था। उसने कहा, यह क्या हुआ? क्या उस साधु ने मुझे कोई जादू दे दिया? यह सब हो क्या रहा है? इन तोतों को पता था कि फिर भी मेरे पास आ गए। शिकारी सभी तोतों को लेकर साधु के पास गया। उसने पूछा, यह कैसे हुआ? सभी के सभी तोते मेरे पास आ गए, लेकिन सबको पता था। यह सब बार बार एक ही बात को दोहरा रहे थे। अब वही पर जब शिकारी बोल रहा था तब सभी तोते ने दोबारा बोलना चालू कर दिया। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। बार बार इस बात को तोते दोहराते रहे और वहां पर वह साधु हंसने लगा। साधु ने बोला, इन लोगों ने केवल यह बात सुनी थी, पर इन लोगों ने यह बात समझी नहीं और न ही इस पर अमल किया। वह लोग इसे फॉलो नहीं कर रहे थे। यह लोग इस पर अमल नहीं करते। यह लोग केवल सुनते हैं और दोहराते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह समझ जाना चाहिए कि हम में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो प्रेरणादायक कहानी सुनते हैं, अच्छी किताबें पढ़ रहे हैं, बहुत से वीडियो देख रहे हैं, लेकिन उनको अपने जीवन में उतारते नहीं हैं। उन लोगों की हालत भी इन तोतों की तरह है, जो उसे अमल में नहीं लाते, उसे अनुसरण नहीं करते और वे भी जीवन के जाल में फंसे हुए रहते हैं और सिर्फ हमेशा बोलते रहते हैं, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, सफलता नहीं मिल रही है, हमारी तो किस्मत ही खराब है, मेरा तो भाग्य ही साथ नहीं दे रहा है, आदि आदि। लेकिन यह सब जाल में फंसे हुए हैं, असलियत यही है। तो दोस्तों, इस भ्रम जाल से निकलिए और मेहनत करिए और प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा, काम तो सभी करते हैं पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में भी, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, और नई नई मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन। किसी ने क्या खूब कहा है, मजबूत होने में मजा ही तब है जब सारी दुनिया कमजोर करने पर तुली हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आया हूं, जिसका शीर्षक है अपने काम पर ध्यान। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं यह मोटिवेशनल स्टोरी। एक मकड़ी थी। उसने आराम से रहने के लिए एक शानदार जाला बनाने का विचार किया और सोचा कि जाले में खूब कीड़े मक्खियां फंसेंगी और मैं उसे अपना आहार बनाऊंगी और मजे से रहूंगी। उसने कमरे के एक कोने को पसंद किया और वहां जाला बनाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद आधा जाला बनकर तैयार हो चुका था। यह देखकर वहां मकड़ी काफी खुश हुई कि तभी अचानक उसकी नजर एक बिल्ली पर पड़ी, जो उसे देखकर हंस रही थी। मकड़ी को गुस्सा आ गया और वह बिल्ली से बोली, हंस क्यों रही हो? बिल्ली ने जवाब दिया, हंसू नहीं तो क्या करूं? यहाँ मक्खियां नहीं है। यह जगह तो बिल्कुल साफ सुथरी है। यहाँ कौन आएगा तेरे जाले में? यह बात मकड़ी के गले उतर गई। उसने अच्छी सलाह के लिए बिल्ली को धन्यवाद दिया और जाला अधूरा छोड़कर दूसरी जगह तलाश करने लगी। उसने इधर उधर देखा, उसे एक खिड़की नजर आई और फिर उस पर जाला बुनना शुरू कर दिया। कुछ देर तक वह जाला बुनती रही। तभी एक चिड़िया आई और मकड़ी का मजाक उड़ाते हुए बोली, अरे मकड़ी, तू भी कितनी बेवकूफ है। मकड़ी ने पूछा, क्यों? चिड़िया उसे समझाते हुए बोली, अरे यहाँ तो खिड़की से तेज हवा आती है, यहाँ तो अपने जाले के साथ ही उड़ जाएगी। मकड़ी को चिड़िया की बात ठीक लगी और वह वहां भी जाला अधूरा बनाकर सोचने लगी, अब कहाँ जाला बनाया जाए। समय काफी बीत चुका था। उसे अब भूख भी लगने लगी थी। अब उसे एक अलमारी का खुला दरवाजा दिखा और उसने उसी में अपना जाला बुनना शुरू कर दिया। कुछ जाला
बुना ही था कि तभी उसे एक कॉकरोच नजर आया जो जाले को अचरज भरे नजरों से देख रहा था। मकड़ी ने पूछा, इस तरह क्यों देख रहे हो? कॉकरोच बोला, अरे यहाँ कहाँ जाला बुनने चली हो? यह तो बेकार की अलमारी है। अभी यह यहाँ पड़ी है, कुछ दिनों बाद इसे बेच दिया जाएगा, तब तुम्हारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। यह सुनकर मकड़ी ने वहां से भी हट जाने का सोचा। बार बार प्रयास करने से वह काफी थक चुकी थी और उसके अंदर जाला बुनने की ताकत भी अब नहीं बची थी। भूख की वजह से वह काफी परेशान थी। उसे पछतावा हो रहा था कि अगर पहले ही जाला बुन लेती तो अच्छा रहता, मगर अब वह कुछ नहीं कर सकती। मकड़ी उसी हालात में पड़ी रही। जब उसे लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता तो उसने पास से गुजर रही चींटी से मदद करने का आग्रह किया। चींटी बोली, मैं बहुत देर से तुम्हें देख रही हूँ। तुम बार बार अपना काम शुरू करती हो और दूसरों के कहने पर उसे अधूरा छोड़ देती हो। जो लोग ऐसा करते हैं उनकी यही हालत होती है। ऐसा कहते हुए चींटी अपने रास्ते चली गई और मकड़ी पछताती हुई निढाल पड़ी रही। दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी बहुत बार कुछ ऐसा ही होता है। हम कोई काम शुरू करते हैं और शुरू शुरू में तो हम उस काम के लिए बड़े उत्साहित होकर उस काम को करते हैं, लेकिन बाद में लोगों के विचारों की वजह से उत्साह कम होने लगता है और हम अपना काम बीच में ही छोड़ देते हैं। और जब बाद में पता चलता है कि हम अपने सफलता के कितने नजदीक थे, तो बाद में वह पछतावा के अलावा कुछ नहीं बचता। दोस्तों, दूसरों की बातें सुनना बंद कीजिए। आप अपना दिमाग लगा करके अपने काम पर ध्यान दीजिए और काम को करिए, पूरा करिए और सफलता को प्राप्त कीजिए। और प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग के साथ करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार, बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा, काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में भी और कमेंट्स कीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन। किसी ने क्या खूब कहा है, गलती होने पर आप असफल जरूर होंगे, लेकिन अगर आप अपनी गलती से कुछ सीख पाए तो आप सफल भी जरूर होंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूं, जिसका शीर्षक है असफलता से सीख। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं यह स्टोरी। एक लड़के ने अपने सपने को पूरा करने के लिए एक व्यापार की शुरुआत की। उसने उस व्यापार में अपना समय और सारा पैसा लगा दिया। उसकी इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ महीनों बाद उसका व्यापार बंद हो गया। अब वह उदास रहने लगा था। उसने अपनी सोच बना ली थी कि उसे सफलता नहीं मिल सकती। इसके कारण उसने कोई नए काम की शुरुआत नहीं की। उसके पिता अपने बेटे की इस परेशानी को समझ चुके थे। एक दिन उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और पूछा, क्या बात है, आजकल तुम परेशान रहते हो? उसने मायूस होते हुए कहा, मैंने जो काम शुरू किया था उसमें मैं बुरी तरह से असफल रहा। मुझे डर लगता है कि मैं किसी भी काम में सफल नहीं हो पाऊंगा। पिता ने कहा, जीवन में सफलता और असफलता मिलती रहती है, इसमें इतनी परेशान होने की क्या बात है? यह सुनकर वह लड़का बोला, मैंने बहुत मेहनत की थी। मैंने अपना कीमती समय और सारा पैसा इसमें लगा दिया था, फिर भी मैं असफल क्यों हुआ? पिता ने उससे कहा, चलो कुछ देर बगीचे में टहल आते हैं। बगीचे में टहलते टहलते उसके पिता ने एक टमाटर के पौधे की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस पौधे को देखो। बेटे ने कहा, इस पौधे को देखने का क्या फायदा, यह तो मर चुका है। पिता ने कहा, तुम सही कह रहे हो, यह मर चुका है। मैंने इस पौधे को बोते समय पानी
और अपना कीमती समय दिया। इतना सब कुछ करने के बाद भी यह पौधा मर गया। यह सब सुनकर बेटा बोला, क्या आपको नहीं लगता कि आपकी मेहनत, समय और पैसा सब कुछ बर्बाद हो गया? इतना सब कुछ करने से कुछ भी फायदा नहीं हुआ। पिता मुस्कुराते हुए अपने बेटे से कहा, मेरे लिए क्या तुम इस दरवाजे को खोल सकते हो? बेटे ने जैसे ही दरवाजे को खोला, वह चौंक गया, क्योंकि सामने लाल लाल टमाटरों से पूरा कमरा भरा हुआ था। बेटे ने बड़े ही आश्चर्य से पूछा, यह सब टमाटर कहाँ से आए? पिता ने बेटे से कहा, टमाटर के सभी पौधे नहीं मरे थे। उन्होंने अपने बेटे को समझाया, किसी भी काम को करते समय तुम्हें असफलता जरूर मिलेगी। उन असफलताओं से घबराना मत, उनसे सबक लेते हुए आगे बढ़ना। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी सफल होने की उम्मीद बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि असफल होने पर हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमें उससे सीख लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। असफलता ही सफलता की कुंजी है, ऐसा महान पुरुषों ने कहा है। और सच भी है, जो इन बातों को अमल करते हैं वह सफल जरूर होते हैं। भूतकाल की असफलताओं से सीख लेते हुए अपने वर्तमान का पुनः निर्माण कीजिए और भविष्य को उज्जवल बनाइए। और प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। स्टोरी अच्छी लगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में भी, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स डालिए। और नई नई मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन। किसी ने क्या खूब कहा है, ईश्वर के न्याय की चक्की धीमी जरूर चलती है पर पिसती बहुत बारीक है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूं, जिसका शीर्षक है उचित न्याय। तो आइए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते हैं, सुनते हैं ये उचित न्याय स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी। एक समय की बात है, एक गांव में एक कंजूस व्यापारी रहता था। एक दिन उसकी 100 स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई पोटली कहीं खो गई। उसने अपने गांव के सरपंच के पास अपनी शिकायत दर्ज करवाई। सरपंच ने कंजूस व्यापारी को सलाह दी, देखिए व्यापारी, हम अपने आदमियों को हर जगह भेजकर पोटली ढूंढवाएंगे, लेकिन क्योंकि अब पोटली ढूंढने का और कोई तरीका नहीं है, तो अच्छा होगा कि आप पोटली ढूंढने वालों के लिए 10 स्वर्ण की मुद्राएं इनाम घोषित कर दें। कंजूस व्यापारी ने बिना मन से इनाम के लिए हाँ कर दी। उधर वह पोटली रास्ते में पड़ी हुई एक मजदूर को मिली। मजदूर पोटली लेकर व्यापारी के पास देने गया। व्यापारी ने पोटली खुशी खुशी ले ली। उसने मजदूर को धन्यवाद दिया और अपना दरवाजा बंद कर दिया। मजदूर ने सोचा, व्यापारी ने इनाम के 10 सोने की मुद्राएं लेने अंदर गया होगा, थोड़ी देर में आ जाएगा। वह वहां बहुत देर खड़ा रहा। जब कंजूस व्यापारी अब तक नहीं आया तो उसने दोबारा घंटी बजाई। मजदूर को देखकर व्यापारी बोला, बोलो अब क्या है? मजदूर ने इनाम की 10 स्वर्ण मुद्राएं मांगी। इस पर कंजूस व्यापारी बोला, कैसा इनाम? मेरी पोटली में 110 स्वर्ण मुद्राएं थी, अब इसमें केवल 100 मुद्राएं हैं। इसका मतलब तुमने पहले ही इनाम की 10 मुद्राएं निकाल ली। चलो चलो जाओ, कोई इनाम नहीं है। इतना कहकर उसने फिर से दरवाजा बंद कर दिया। मजदूर व्यापारी की शिकायत लेकर सरपंच के पास गया। सरपंच ने व्यापारी को पोटली लेकर तुरंत बुलाया। व्यापारी सरपंच का कहा टाल नहीं सकता था, इसलिए वह पोटली लेकर सरपंच के पास पहुंचा। सरपंच ने व्यापारी से अपनी पोटली दिखाने को कहा। पोटली को अच्छी तरह देख परख कर सरपंच ने पूछा, क्या आप विश्वास के साथ कह सकते हो
कि आपकी पोटली में 110 स्वर्ण मुद्राएं थीं, जो 100 नहीं? व्यापारी ने झट से कहा, हाँ। हाँ कह दिया। इस पर सरपंच बोला, फिर तो मुझे लगता है कि यह पोटली आपकी नहीं है, क्योंकि 110 स्वर्ण मुद्राओं के लिए पोटली बहुत छोटी है। इस पर इतनी मुद्राएं नहीं आ सकती। इस पोटली में तो केवल 100 मुद्राएं ही आ सकती हैं। अब सरपंच वहां पूरी पोटली उस मजदूर को देते हुए बोला, मजदूर भाई, यह पोटली इन व्यापारी की नहीं है। इनके पोटली में तो 110 स्वर्ण मुद्राएं थे, और क्योंकि इस पोटली का असली मालिक कौन है यह हम नहीं जानते, और न ही अब तक किसी ने 100 मुद्राएं खोने की शिकायत दर्ज करवाई है, इसलिए मैं यह पूरी पोटली तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी के लिए इनाम के तौर पर देता हूँ। व्यापारी खुश कुछ न बोल सका, क्योंकि वह यह बात कह चुका था कि उसकी पोटली में 110 स्वर्ण मुद्राएं थी। अब सरपंच के सामने वह हाथों हाथ मुकर नहीं सकता था, इसलिए उसे चुपचाप अपनी पोटली मजदूर के हाथों जाते देखनी पड़ी। लेकिन यही सबक था उसके लिए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है दोस्तों कि धोखेबाजों की हमेशा हार होती है, और न्याय की कुर्सी में बैठने वालों को बिना किसी पक्ष पर उचित न्याय करना चाहिए। सरपंच ने सचमुच बहुत अच्छा न्याय किया। तो अपने समाज में, अपने आसपास धोखेबाजों से सावधान रहें, और प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। और तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद, और भगवान के सहारे के साथ यही कहूँगा, काम तो सभी करते हैं पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। तो दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में भी, और कमेंट्स कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और नई नई मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन। किसी ने क्या खूब कहा है, खुश रहना ही अपनी आदत बना लो, दुखों का क्या है, वो तो वक्त के साथ गुजर ही जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूँ, जिसका शीर्षक है खुशियाँ कहाँ मिलेंगी। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, और सुनते हैं यह स्टोरी। एक सेठ जी थे जो हीरो के व्यापारी थे, और वो दिल्ली से मुंबई हीरो का व्यापार करते थे। एक दिन सेठ जी बहुत से हीरे लेकर दिल्ली से मुंबई ले जा रहे थे। उन हीरो की कीमत करोड़ों में थी। इन हीरो को सेठ जी ने एक पोटली में बांधकर अपने पास रख लिया था। सेठ जी जैसे ही दिल्ली से मुंबई वाली ट्रेन में चढ़े, एक चोर भी उनके साथ ट्रेन में चढ़ गया। इस चोर को यह पता चल गया था कि आज सेठ जी करोड़ों की हीरे लेकर मुंबई जा रहे हैं। दिल्ली से मुंबई के रास्ते में समय लगना था, इसलिए चोर ने मन ही मन में सोच लिया था कि कैसे भी करके मुझे सेठ जी के करोड़ों के हीरे आज चुरा लेने हैं। करोड़ों के हीरे के बारे में चोर बहुत खुश था। यदि यह करोड़ों के हीरे उसके हाथ लग जाए तो वह अपनी पूरी जिंदगी आराम से गुजार सकता है। चोर की हरकतों को देखकर सेठ जी यह समझ गए थे कि यह एक चोर है, और यह हीरे चुराना चाहता है। क्योंकि चोर को रात में चोरी करनी थी, इसलिए वह शाम 7 बजे ही सो गया। अब रात को 10 बजे जब सेठ जी को नींद आने लगी, तो सोने से पहले उन्होंने अपने हीरे की पोटली चुपके से चोर के बैग में रख दी और सो गए। अब रात 1 बजे चोर की नींद खुली। उसने तुरंत ही हीरे की पोटली को चुराने के लिए सेठ जी के सामान को चेक करना शुरू कर दिया, लेकिन लाख कोशिश के बाद उसे वहां कोई भी हीरा नहीं मिला। अब चोर सेठ जी के कपड़ों में हीरे खोजने लगा, उसे वहां भी हीरे न मिले। चोर ने सेठ जी के आसपास सभी जगहों पर हीरों को खोजना चालू कर दिया, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद भी उसे हीरो से भरी पोटली न मिली। अब सुबह के 5 बज गए थे। चोर बहुत थक गया था। उसने सोचा कुछ देर सो जाऊं ताकि थकान उतर सके। चोर सो गया, और उसके सोते ही कुछ देर में सेठ जी उठे और चोर के बैग से अपनी पोटली निकाल ली, और आराम से ट्रेन की यात्रा का आनंद लेने लगे। चोर जब सोकर उठा तो बहुत परेशान था कि आखिर हीरो की पोटली सेठ जी ने कहाँ रखी थी। यह सोच ही रहा था कि तभी मुंबई आ गया और सेठ जी स्टेशन से उतर गए। चोर भी उनके साथ उतर गया। चोर अचरज में था कि पोटली मुझे मिली क्यों नहीं। उसके मन में केवल एक ही सवाल था,
कि पोटली सेठ जी ने रखी कहाँ थी। उससे रुका न गया और तुरंत सेठ जी के पास पहुंचा और बोला, मैं आपकी हीरो की पोटली को चुराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बहुत खोजने के बाद भी मुझे वह मिली नहीं। कृपया मुझे आप यह बता दें कि आखिर आपने पोटली को छुपाया कहाँ। सेठ जी हंसे और बोले, अरे मूर्ख, मैंने हीरो की पोटली को तेरे ही बैग में छुपाया था। जिस समय तू उसे खोज रहा था वह तेरे ही पास थे। तू जिन हीरो को बाहर खोजता रहा वह असल में तेरे पास थे। उस समय खुद को कंगाल और चोर समझ रहा था, असल में उस समय तू करोड़पति था, करोड़पति। सेठ जी की बात सुनकर चोर दंग रह गया और अब उसने आगे से कोई भी चोरी न करने की कसम खाई और चला गया। दोस्तों, इस कहानी को अपने जीवन से जोड़ने पर हम भी उस चोर की तरह हैं। जीवन में खुशियां चाहते हैं और उसे बाहर खोजते रहते हैं। किसी भी वस्तु में अपनी खुशी खोजते हैं, किसी व्यक्ति में अपनी खुशी खोजते हैं। पता नहीं किस किस चीजों में, किन किन लोगों में हम अपनी खुशियां जीवन भर खोजते रहते हैं, लेकिन असली खुशी कहीं बाहर नहीं बल्कि खुद के अंदर छुपी होती है। अपनी सभी खुशियों के एकमात्र स्रोत हम खुद हैं। जीवन में खुश रहें और प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। और तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार, बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में और कमेंट्स कीजिए कमेंट्स बॉक्स में। और नई नई मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन। किसी ने क्या खूब कहा है, न बुरा होगा और न बढ़िया होगा, होगा वैसा जैसा नजरिया होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूं जिसका शीर्षक है चश्मे का रंग। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं ये स्टोरी। दिल्ली के एक ऑफिस में किरण नाम की एक महिला कार्य करती थी। उसे अपने द्वारा किए हुए कार्य के अलावा किसी का कार्य पसंद नहीं आता था। वह ऑफिस के हर सहकर्मी में और उनके द्वारा किए गए कार्य में कोई न कोई कमी निकाल ही देती थी। एक दिन जब किरण अपने ऑफिस में अपना कार्य कर रही थी तो अचानक उसने देखा कि उसकी ऑफिस बिल्डिंग के ठीक सामने वाली बिल्डिंग में एक महिला कपड़े सुखा रही है। उसको देखते ही किरण ने अपने पास बैठे सहकर्मी से कहा, देखो तो यह महिला कितने गंदे कपड़े धोती है, और इसका घर तो देखो, वह भी कितना गंदा है, और तो और जो कपड़े पहने हुए है वह भी कितने गंदे हैं। किरण के पास बैठे सहकर्मी ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई और अपना कार्य करने लगा। अब वह रोज जब भी वह महिला अपनी बिल्डिंग की बालकनी में कपड़े सुखाने आती थी तो किरण रोज उसमें कोई न कोई कमी निकालती है और उसको और उसके आसपास की चीजों को गंदा कहती, और दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन जब किरण अपने ऑफिस से बैठी उस महिला को देख रही थी कि तभी ऑफिस का बॉस किरण के केबिन में आ गया। किरण को बॉस की आने का पता भी नहीं चला क्योंकि वह उस महिला को बहुत ध्यान से देख रही थी और उसमें बुराइयां निकाले जा रही थी। यह सब देख बॉस ने उसे टोका, किरण, आप कहाँ देख रहे हो? क्या आपका मन अपने कार्य में नहीं लग रहा है? बॉस की आवाज सुनकर उसे पास खड़ा देख किरण अचानक चौंक गई। अपनी सीट से उठकर बोली, कुछ नहीं सर, बस मैं तो इस सामने वाली बिल्डिंग की उस महिला को देख रही हूँ जो रोज गंदे कपड़े सुखाने अपनी बालकनी में आ जाती है। बॉस ने भी उस महिला, उसकी बिल्डिंग और उसके कपड़े पर नजर डाली। तभी किरण फिर बोली, देखो तो सर, आपने काम के प्रति इतने लापरवाह लोग होते हैं, वह महिला जो भी कपड़े धोकर सुखाती है वह गंदे ही होते हैं। उसके पहने हुए कपड़े भी इतने गंदे हैं और उसकी बिल्डिंग देख ऐसी है कि बरसों से उसकी धूल साफ ही नहीं हुई है। बॉस उस महिला को कुछ ध्यान से देखने लगे और मुस्कुराने लगे। किरण को यह कुछ अजीब लगा, उससे न रहा गया और अपने बॉस से पूछा, सर, आप इस महिला को देखकर मुस्कुरा रहे हैं? मेरी तो आज तक समझ नहीं आया कि यह महिला इतनी गंदी कैसे रह लेती है।
किरण के पूछने पर बॉस मुस्कुराते हुए बोले, आपके इन प्रश्नों का उत्तर मैं कल दूंगा। कल जब आप इस महिला को कपड़े सुखाते हुए देखें तो मुझे बुला लेना। इतना कहकर बॉस चले गए। किरण अभी भी सोच रही थी कि बॉस आखिर मुस्कुरा क्यों रहे थे। अगला दिन आया। रोज की तरह किरण अपने ऑफिस में काम करने लगी। अब जैसे ही वह महिला कपड़े सुखाने अपनी बालकनी में आई तो किरण की नजर उस पर पड़ी। अरे यह क्या! किरण अचानक चौंक गई। यह महिला तो आज इतने साफ कपड़े सुखा रही है। तभी किरण की नजर उस महिला के पहने कपड़ों और बिल्डिंग पर भी गई। किरण के मुंह से अचानक ही निकला, अरे आज तो यह कितनी साफ कपड़े पहनी हुई है और उसकी बिल्डिंग भी आज कितनी साफ नजर आ रही है, जैसे कल रात ही पेंट कराया गया हो। उसने तुरंत अपने बॉस को बुलाया और सभी बातें बताते हुए आश्चर्यचकित होकर पूछने लगी, सर आप आज मेरे प्रश्न का उत्तर देने वाले थे, लेकिन सर आज तो सब कुछ साफ हो गया है। आखिर यह कैसे हुआ होगा? बॉस मुस्कुराए और बोले, यह महिला रोज साफ कपड़े ही सुखाती है। उसके पहने कपड़े भी कभी गंदे नहीं होते। और तो और इसकी बिल्डिंग पर भी पेंट बहुत दिनों से नया ही है। बस कल शाम आपके जाने के बाद सामने का शीशा जिससे आप उसको देखती हैं उस पर बहुत धूल लगी थी और अब उसे अच्छे से मैंने साफ करा दिया है। यह बात सुनकर किरण भी मुस्कुराने लगी और उसे अपनी भूल पर का एहसास हुआ। दोस्तों, इस कहानी के अंत सुनकर के आपके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई होगी। यही यह कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। यह दुनिया, इस दुनिया के सभी लोग और इस दुनिया की सभी वस्तुएं हमें वैसे ही दिखाई देती हैं जिस नजरिए से हम उनको देखते हैं। अर्थात हम जिस रंग का चश्मा पहने होंगे ये दुनिया भी उसको उसी रंग की दिखाई देगी। यदि हम धूल लगे हुए चश्मे से देखेंगे तो यह दुनिया हमको गंदी ही नजर आएगी। बहुत से लोग इतने नकारात्मक दृष्टिकोण के होते हैं कि उन्हें दुनिया के हर इंसान और वस्तु में कोई न कोई कमी नजर आने ही लगती है। सभी लोगों में कुछ अच्छाइयाँ जरूर होती हैं। क्यों ना हम सभी लोगों की अच्छाइयों की तरफ अपना ध्यान दें और उसको ग्रहण करें। तो प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। और तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूँगा, काम तो सभी करते हैं पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने इष्ट मित्रों में शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। और नई नई मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन। किसी ने क्या खूब कहा है, जीवन में कुछ बनना है तो विनम्र रहना सीखो, क्योंकि एक छोटे से बीज को भी जमीन के नीचे दबना पड़ता है पेड़ बनने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूं जिसका शीर्षक है जीवन में विनम्रता। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं यह स्टोरी। जाकिर हुसैन के घर एक अधेड़ उम्र का नौकर था। वह रोज देर से सोकर उठता था। उसकी इस आदत से घर वाले परेशान थे। उन्होंने उस नौकर की शिकायत जाकिर हुसैन जी को कर दी और उसे बाहर निकालने के लिए भी कह दिया। इसके जवाब में जाकिर साहब ने केवल यही कहा, उसे समझाओ। सबने उसे समझाया पर उसके बावजूद उस पर कोई असर नहीं हुआ। परेशान होकर घर वालों ने जाकिर साहब से निवेदन किया कि अब आप ही समझाइए उस नौकर को। अगले दिन सवेरे जाकिर साहब उठे, एक लोटा पानी भरकर उस नौकर के सिर के पास जाकर खड़े हो गए। नौकर तो अभी गहरी निद्रा में सो रहा था। उसे धीरे से उठाते हुए बोले, उठिए मालिक, जागिए, सवेरा हो गया है, मुंह धो लीजिए, मैं अभी आपके लिए चाय और स्नान के पानी का इंतजाम करता हूँ। इतना कहकर वो चले गए। उधर नौकर परेशान हो गया। वह सोच रहा था, यह क्या हो रहा है, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। तभी जाकिर साहब चाय लेकर आते हुए दिखाई दिए। वह आकर बोले, मालिक लीजिए, चाय पीकर स्नान कीजिए। नौकर बहुत घबरा गया। क्षमा मांगते हुए बोला, हुजूर आज के बाद से
मेरे देर से सोकर उठने की शिकायत किसी को नहीं होगी। इस पर जाकिर साहब मुस्कुरा दिए। अगले ही दिन सभी घर वालों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि वह नौकर सबसे पहले उठकर घर का सारा काम कर रहा था। नौकर जाकिर हुसैन की विनयशीलता से अभिभूत हो गया। जाकिर साहब ने अपने घर के लोगों को समझाया कि व्यक्ति के आचरण में निहित विनम्रता का कमल यही है कि वह सामने वाले व्यक्ति पर बेहद सरलता के साथ अपना प्रभाव डाल देता है। समाज में अपने व्यवहार द्वारा यदि प्रभाव कायम करना है तो जीवन में विनम्रता को स्थान दे। दोस्तों, जीवन में विनम्रता का बहुत महत्व है। यह ऐसा औजार है, जहां कोई तरकीब काम नहीं आती, वहां ये काम आता है। इसके बिना जीवन अधूरा है। अपने जीवन में विनम्रता को स्थान दीजिए और प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार, बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा, काम तो सभी करते हैं पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। यह स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स डालिए, और नई नई मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन। किसी ने क्या खूब कहा है, जरूरी नहीं है कि हर बार प्यार कहकर ही जताया जाए, कभी कभी दिल की बातों को भी समझ लिया जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूं, जिसका शीर्षक है जीवन साथी या अर्धांगिनी। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं यह मोटिवेशनल स्टोरी। कॉलेज में हैप्पी मैरिज लाइफ पर एक कार्यक्रम हो रहा था, जिस पर कुछ शादीशुदा जोड़े हिस्सा ले रहे थे। जिस समय प्रोफेसर मंच पर आए, उन्होंने नोट किया कि सभी पति पत्नी पर जोक कर हंस रहे थे। यह देखकर प्रोफेसर ने कहा कि चलो पहले एक गेम खेलते हैं, उसके बाद अपने विषय पर बात करेंगे। सभी बहुत खुश हो गए और कहा, कौन सी गेम प्रोफेसर? प्रोफेसर ने एक शादीशुदा लड़की को खड़ा किया और कहा कि तुम ब्लैक बोर्ड पर ऐसे 25-30 लोगों के नाम लिखो जो तुम्हें सबसे अधिक प्यारे हैं। लड़की ने पहले तो अपने परिवार के लोगों के नाम लिखे, फिर अपने सगे संबंधी, दोस्त, पड़ोसियों और सहकर्मियों के नाम लिखे। अब प्रोफेसर ने कहा, उसमें से कोई भी जो आपको कम पसंद वाले 5 नाम हैं उनको मिटा दो। लड़की ने अपने सहकर्मियों के नाम मिटा दिए। प्रोफेसर ने उसे और 5 नाम मिटाने को कहा। लड़की ने थोड़ा सोचकर अपने पड़ोसियों के नाम मिटा दिए। प्रोफेसर ने अब उसे और 10 नाम मिटाने को कहा। लड़की ने अपने सगे संबंधी और दोस्तों के नाम मिटा दिए। अब बोर्ड पर सिर्फ 4 नाम बचे थे, उसके मम्मी पापा, पति और उसके बच्चे के नाम। अब प्रोफेसर ने कहा, इनमें से 2 नाम और मिटा दो। लड़की थोड़ी असमंजस में पड़ गई। बहुत सोचने के बाद, बहुत दुखी होते हुए उसने अपने मम्मी पापा का नाम मिटा दिया। सभी लोग घबराए हुए और शांत थे, क्योंकि वह जानते थे कि यह गेम सिर्फ वह लड़की नहीं खेल रही, उनके दिमाग में भी यही सब चल रहा था। अब सिर्फ 2 ही नाम बचे थे, पति और बेटे का। प्रोफेसर ने कहा, और एक नाम मिटा दो। लड़की अब सहमी सी रह गई। बहुत सोचने के बाद रोते हुए अपने बेटे का नाम काट दिया। प्रोफेसर ने उस लड़की से कहा, तुम अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ। और प्रोफेसर ने सबकी तरफ गौर से देखा और पूछा, क्या कोई बता सकता है कि ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ पति का ही नाम बोर्ड पर रह गया? कोई जवाब नहीं दे पाया। सभी मुंह लटकाकर बैठे थे। प्रोफेसर ने फिर से उस लड़की को खड़ा किया और कहा, ऐसा क्यों? जिसने तुम्हें जन्म दिया और पाल पोस कर इतना बड़ा किया, उसका नाम तुमने मिटा दिया। और तो और, तुमने अपने कोख से जिस बच्चे को जन्म दिया, उसका भी नाम तुमने मिटा दिया। लड़की ने जवाब दिया कि अब मम्मी पापा बूढ़े हो चुके हैं और कुछ ही सालों बाद वह मुझे और इस दुनिया को शायद छोड़कर चले जाएंगे। मेरा बेटा जब बड़ा हो जाएगा तो जरूरी नहीं कि वो शादी के बाद मेरे साथ ही रहे।
लेकिन मेरे पति जब तक मेरी जान में जान है तब तक मेरा आधा शरीर बनकर मेरा साथ निभाएंगे, इसीलिए मेरे लिए सबसे अजीज ही मेरे पति हैं। प्रोफेसर और वहां पर उपस्थित लोगों ने तालियों की गूंज के साथ लड़की को सलामी दी। प्रोफेसर ने कहा कि तुमने बिल्कुल सही कहा कि तुम और सभी के बिना रह सकती हो, पर अपने आधे अंग अर्थात पति के बिना नहीं रह सकती। मजाक मस्ती तक तो ठीक है, पर हर इंसान का अपना जीवन साथी ही उसका सबसे ज्यादा अजीज होता है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। दोस्तों, इस कहानी से हमें जो सीखने को मिलता है कि इस जीवन में आपके लिए आपका जीवन साथी या आपका आधा अंग कितना महत्व रखता है। इसलिए एक दूसरे का साथ देते हुए, एक दूसरे को समझते हुए जीवन को सुखमय बनाते रहें और प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा, काम तो सभी करते हैं पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इस मित्रों में और कमेंट्स कीजिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन। किसी ने क्या खूब कहा है, फिर से प्रयास करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूं, जिसका शीर्षक है पत्थर पर निशान। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं यह स्टोरी। एक बार एक छात्र विद्यालय में पढ़ता था और विद्यालय में उसे सभी मंदबुद्धि कहते थे। उसके गुरुजन भी उससे बहुत नाराज रहते थे, क्योंकि वह छात्र पढ़ने में बहुत ही कमजोर था। उसमें कोई समझ थी ही नहीं, उसे ठीक से पढ़ना नहीं आता था या जो टीचर पढ़ाते थे उसे ठीक से समझ नहीं पाता था। उसका क्लास में हमेशा उसके मार्क्स खराब आते थे। क्लास के दूसरे बच्चे भी उसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते थे, कभी भी उसका मजाक उड़ाने से चूकते नहीं थे। पढ़ना तो मानो उसके लिए एक सजा जैसी थी। वह जैसे ही क्लास में घुसता तो बच्चे उस पर हंसते थे, यहाँ तक कि कुछ अध्यापक भी कभी कभी उसका मजाक उड़ा दिया करता था। इस सबसे परेशान होकर उसने एक निर्णय लिया और उसने स्कूल जाना छोड़ दिया। स्कूल छोड़ने के बाद वह दिन भर इधर उधर भटकता रहता था, समय बर्बाद करता रहता था। एक दिन इसी तरह वह कहीं जा रहा था तो घूमते घूमते उसे प्यास लगी। उसने इधर उधर जाकर पानी की खोज की। आखिर में उसे एक कुआं दिखाई दिया। कुएं में एक बाल्टी रखी थी, तो उसने बाल्टी को कुएं में डाली और वहां से पानी पीने लगा। अब वह काफी थक चुका था, इसलिए पानी पीने के बाद वह वहीं कुएं के पास बैठ गया। तभी उसकी नजर पत्थर पर पड़े निशान पर पड़ी, जिससे कुएं से बार बार पानी खींचने की वजह से रस्सी से पत्थर पर निशान पड़ गया था। यह देख छात्र मन ही मन सोचने लगा कि जब बार बार कुएं से पानी खींचने से इतने कठोर पत्थर पर भी रस्सी के निशान बन सकते हैं, तो लगातार मेहनत करने पर मुझे भी विद्या आ सकती है, मैं भी पढ़ सकता हूँ। उस छात्र ने यह बात मन में बैठा ली और फिर से उसने स्कूल जाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे क्लास के बच्चों और अध्यापकों को उसकी लगन नजर आने लगी। उसकी उसी लगन को देखकर वहां जो अध्यापक थे उन्होंने भी उसका सहयोग करना शुरू कर दिया। तो छात्र ने मन लगाकर बहुत परिश्रम किया और कुछ सालों बाद वह विद्यार्थी प्रकांड विद्वान वरदराज के नाम से विख्यात हुआ, जिसने संस्कृत में मुग्धबोध, लघु सिद्धांत और कौमुदी जैसे ग्रंथ की रचना की। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम अपने किसी भी कमजोरी पर जीत हासिल कर सकते हैं। बस जरूरत है कठिन परिश्रम करने की और थोड़ी सी हिम्मत और धैर्य रखने की। अगर हमारे पास यह है तो हम अपने जीवन में
कुछ भी कर सकते हैं, जैसा कि वरदराज ने किया। दोस्तों, तो अगर कभी भी आपके जीवन में परेशानी आए तो आपको डरना नहीं है और न ही घबराना है। बस हिम्मत से आगे बढ़ते रहिए और यदि कोई काम कठिन लगे तो उसे बार बार करें। निरंतर परिश्रम करते रहने से असाध्य माना जाने वाला कार्य भी सिद्ध हो जाया करता है। असफलता के माथे में कील ठोक कर सफलता पाई जा सकती है। महान कवि बृंद की एक लोककृत प्रचलित हो गई है, जो कि हर बच्चे के लिए स्मरण करने योग्य है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात दे सिल पर परत निशान। जो कि मैंने पहले भी स्टोरी में इस चीज को बताया है कि पत्थर पर निशान पड़ जाते हैं रस्सी के आने जाने से। तो यही चीज दोस्तों अपने जीवन में भी ढालते रहिए, अभ्यास करते रहिए और प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा, काम तो सभी करते हैं पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन। किसी ने क्या खूब कहा है, सफलता के द्वार आपकी किस्मत से नहीं खुलते, उन्हें खोलने के लिए परिश्रम करने पड़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूं, जिसका शीर्षक है परिश्रम का रंग। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं यह स्टोरी। एक किसान था, वह बहुत धनी था। उसके पास खेत खलिहान, गाय भैंस, जमीन, घर, मकान इत्यादि की कोई कमी नहीं थी। उसमें बस एक ही कमी थी कि वह बहुत आलसी था। उसने अपना सारा काम नौकरों के भरोसे छोड़ रखा था और नौकरों पर भी उसका कोई नियंत्रण नहीं था। उसके आलस और कुप्रबंधन से उसके घर की और खेतों की इत्यादि की सारी व्यवस्था गड़बड़ हो चुकी थी। उसे हर जगह हानि ही हानि होने लगी थी। धीरे धीरे वह दरिद्र होने लगा। एक दिन पास के गांव से उसका बचपन का मित्र चतुर आया। चतुर ने जब उसकी यह स्थिति देखी तो उसे बहुत दुख हुआ और वह तुरंत समझ गया कि मेरा मित्र आलसी है, वह अपने स्वभाव के कारण ही यह हानि उठा रहा है। वो अच्छी तरह जानता था कि उसका किसान मित्र अपनी आदत बदलेगा नहीं। उसे समझाने के लिए उसने एक बहाना बनाया। चतुर बनिया अपने मित्र से बोला, तुम्हारी यह विपत्ति देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है, लेकिन मेरे पास तुम्हारी दरिद्रता दूर करने का अच्छा और सरल उपाय है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ। किसान मित्र से कहा, हाँ हाँ मित्र, कृपा करके मुझे वह बताओ, मैं उसे अवश्य करूंगा। चतुर बनिया बोला, तो सुनो ध्यान से। सब पक्षियों के जागने से पहले मानसरोवर से एक सफेद हंस पृथ्वी पर आता है। जो कोई भी उस हंस के दर्शन कर लेता है, उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती है। यह ध्यान रखना कि वह हंस तड़के सवेरे ही आता है और दोपहर होने से पहले लौट जाता है। वह हंस कब किस जगह मिलेगा वह तुम्हें ही ढूंढना पड़ेगा। यह कहकर बनिया वापस अपने गांव चला गया। किसान ने सोचा कि अरे वाह, अगर यह हंस मुझे मिल जाए तो कितना अच्छा होगा, मेरी तो सारी समस्या का समाधान ही हो जाएगा। दूसरे दिन तड़के सवेरे हंस की खोज के लिए निकल पड़ा। सबसे पहले उसे ख्याल आया कि चलो मैं अपने खलिहान में ही ढूंढ लेता हूं, जहां पर अनाज को काटने के बाद रखते हैं। जब वह खलिहान में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां काम करने वाले दोनों मजदूर अनाज के बड़े बड़े गठरे उठाकर अपने घर ले जा रहे हैं। किसान ने डांट कर पूछा, यह क्या हो रहा है? दोनों मजदूर हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहने लगे, हमें माफ कर दीजिए, हम दोबारा ऐसा काम नहीं करेंगे। खलिहान से निकलकर किसान अपने गौशाला गया। वहां पर उसने देखा कि गौशाला संभालने वाला जो मजदूर था
उसकी पत्नी एक बड़ा सा बर्तन लेकर खड़ी है और मजदूर गायों का दूध निकाल रहा है और उस बर्तन में डाल रहा है और उसकी पत्नी लेकर घर जा रही है। उसने तुरंत मजदूर को रोका। मजदूर किसान पैरों पे गिर पड़ा और माफी मांगने लगा। किसान अब वहां से निकलकर अपने खेतों की तरफ चल पड़ा। खेतों में जाकर उसने देखा कि वहां पर तो कोई मजदूर आया ही नहीं। अब तक जैसे ही सारे मजदूर आए, किसान ने उन्हें खूब डांटा। अब से किसान हर रोज सवेरे सवेरे उठता और सफेद हंस की खोज में खेत खलिहान, गौशाला इत्यादि इत्यादि का चक्कर लगाकर लौट आता। सारे मजदूर बहुत ईमानदारी से काम करने लगे। धीरे धीरे उसने यहाँ होने वाली चोरी बंद हो गई और फिर से हर जगह लाभ ही लाभ होने लगा। और सोने पर सुहागा यह कि सवेरे सवेरे घूमने से उसका स्वास्थ्य भी एकदम अच्छा हो गया। एक दिन उसकी चतुर बनिया मित्र लौट आया। उसने देखा कि किसान की चेहरे की रौनक अब लौट आई है। किसान बोला, ए मित्र, तुम्हारा सफेद हंस तो मुझे आज तक नहीं मिला, लेकिन उसकी खोज में मुझे हर जगह लाभ ही लाभ हो रहा है। चतुर बनिया हंस बड़ा हंस पड़ा और बोला, अरे मित्र, यह परिश्रम करना ही तो सफेद हंस है। दोस्तों, परिश्रम यानी कड़ी मेहनत के पंख हमेशा सफेद उजले होते हैं। जो परिश्रम न करके अपना काम नौकरों पर छोड़ देता है, वह हानि उठाता है। और जो कठिन परिश्रम करता है, स्वयं नौकरों की भी देखभाल करता है, वह लाभ ही लाभ पाता है, साथ ही संपत्ति और सम्मान भी पाता है। दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि आलस कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आलस मनुष्य को दीमक की तरह खाता रहता है और मनुष्य को पता भी नहीं चलता है। आलस मनुष्य के समय और सपने को दोनों को खा जाता है। इसलिए आलस को अपने जीवन से भगाइए और प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार, बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए अपने कमेंट्स बॉक्स में, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन।